हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे क्लास 7th के एनसीईआरटी इसका अध्याय 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया व उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया का क्या मतलब होता है। देखिए, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया का मतलब है कि मानव अपने पर्यावरण में रह कर के किस प्रकार से उससे जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से पर्यावरण में हस्तक्षेप कर रहा है, किस प्रकार से पर्यावरण द्वारा वो प्रभावित हो रहा है और किस प्रकार से खुद के द्वारा भी वो पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। तो यही जो हम कह सकते हैं कि मानव व पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध हमें देखने को मिलता है, यही है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। यानी वो पर्यावरण और मानव एक दूसरे से क्रिया करते हुए, संतुलन स्थापित करते हुए किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। और फिर इसके बाद है उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश। तो मानव पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया के कारण वहाँ पे जिस प्रकार की भी पर्यावरणीय दशाएं हैं, जलवायु दशाएं हैं, किस प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश हैं, तो उस तरह से हमें वहाँ के मानवीय पर्यावरण भी देखने को मिलेगा। उनके रहन सहन, खान पान, पहनावा, पोशाक, धर्म, संस्कृति, उनके क्रियाकलाप, उनका व्यवहार, ये सारी चीजें पर्यावरण जिस प्रकार का जिस स्थान पे होगा उसी प्रकार से वहाँ के मानव का व्यवहार निर्धारित होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अमेजन बेसिन से। अमेजन बेसिन में जीवन कैसा होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं अमेजन बेसिन की विशेषताएं क्या क्या है। तो उस विशेषताओं के आधार पर वहाँ का जीवन निर्धारित होगा। देखिए, इसमें चित्र के माध्यम से हम चित्र देखेंगे। पहले इसमें इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं वो अधिकांशतः कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित हैं। उसके आसपास क्या कहेंगे, 0 डिग्री से भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र जो है ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। भूमध्य रेखा से जो इनका विस्तार होता है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य जो भूमध्य रेखीय पेटी है उसके बीच में इस क्षेत्र में को हम भूमध्य रेखीय प्रदेश के नाम से जानते हैं और बिल्कुल मध्य में है, तो यहाँ का तापमान भी बहुत अधिक होगा। तो जो अमेजन नदी, जो अमेजन बेसिन में जीवन दिया है, तो जो अमेजन क्या है, अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, भूमध्य रेखीय प्रदेश से। और ये क्या होती है, ये पश्चिम में पर्वतों से निकल करके, जो अमेजन है ये दक्षिण अमेरिका की नदी है और अमेजन जो है जो पश्चिम इसमें पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से निकल करके ये पूर्व में क्या होती है, पूर्व में जाकर के अंध महासागर में गिरती है और अपना मुहाना बनाती है। देखिए यहाँ पे दिया है कि जिस स्थान पे कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे उस नदी का क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। यानी जहाँ पे वो अपने जल राशि या लास्ट में जाकर के अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में अपना जल सागर में गिरा देती है, वो स्थान कहलाता है नदी का मुहाना। जो अमेजन नदी है इसमें बहुत सारी सहायक नदियां हैं और अमेजन नदी के साथ साथ विश्व में जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं सबकी सहायक नदियां होती हैं। तो जो अमेजन बेसिन है इसमें अमेजन की जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं वो मिल करके अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन जो है ये हमें ब्राजील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों से ये अपवाहित होती है और इसका अधिकांशतः अपवाह क्षेत्र जो है हमें ब्राजील में देखने को मिलेगा अमेजन नदी बेसिन का। देखिए चित्र दिया हुआ है दक्षिण अमेरिका का। इसमें स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा है लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। जो ये क्षेत्र है ये है अमेजन नदी, ये अमेजन नदी बेसिन को दर्शाया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की इसकी सहायक नदियां हैं जाकर के मिली हैं और इन्हीं सहायक नदियों के साथ साथ जो इनका अपवाह क्षेत्र होता है इन सबको मिला करके हम क्या कहते हैं, इससे बनता है नदी बेसिन। जो मुख्य नदी है इसकी द्रोणी है जिस घाटी में बहती है इसे हम कहते हैं नदी द्रोणी और जो और सहायक नदियां इसमें मिल जाती हैं और इसका जो जितने ये क्षेत्र को सिंचित करता है इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर हम कहते हैं नदी बेसिन। तो इधर हम जानते हैं कि इस साइड स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला और इसी श्रृंखला से ये नदी पश्चिम से निकलकर पूरे में यहाँ पे अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर इसे हम अंध महासागर भी कहते हैं, इसमें जाकर के अपना जल गिरा देती है और ये बनता है यहाँ पे अमेजन नदी का मुहाना। आइए अब सहायक नदियों को, जैसे हम तो जान लिए हैं अभी लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं
ये जो सहायक नदियाँ होती हैं, ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है, वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह मुख्य तथ्य है ध्यान रखने योग्य कि जो अमेज़न बेसिन है, ये सबसे बड़ा नदी बेसिन है पूरे विश्व का। आइए आगे देखते हैं हम अमेज़न की जलवायु के बारे में। देखिए, हम जानते हैं कि जो अमेज़न बेसिन है वो भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है, तो यहाँ का जो क्या होगा, वर्ष यहाँ का गर्म एवं नम जलवायु होगी, यानी तापमान भी बहुत अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, तो आर्द्रता भी वहाँ की अधिक होगी। यहाँ का जो मौसम है दिन एवं रात दोनों ही समय क्या होता है, लगभग एक समान ही रहता है, गर्म और आर्द्र, यानी हमेशा तापमान एक समान रहता है, दिन और रात भी गर्म रहती है और आर्द्रता हमें सुबह शाम रात हमेशा यहाँ पे महसूस होगा। यहाँ पे देखिए दिया है कि शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, यानी रोज-रोज ही वर्षा होती है यहाँ पे। यहाँ दिया है कि यह किसी भी पूर्व चेतावनी के यहाँ पे वर्षा, क्योंकि जलवायु ही ऐसी है यहाँ पे, तापमान हमेशा अधिक रहता है, जिससे यहाँ पे संवहन धाराएँ उठती हैं और संवहन धाराएँ हमेशा लगभग शाम के टाइम यहाँ पे वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान थोड़ा कम होता है, लेकिन आर्द्रता बिल्कुल वैसी ही बनी रहती है। यहाँ का वर्षा देखते हैं। देखिए, इस प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं और ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत से बन जाती है और जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है धरातल तक कभी नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि जो है प्रकाश रहित होती है और हमेशा नमी बनी रहती है। यहाँ पे केवल वही वनस्पतियाँ पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, यानी जिस वनस्पति को वृद्धि के लिए तापमान की आवश्यकता है, उस प्रकार की वनस्पतियाँ निचले वाले क्षेत्र में नहीं विकसित हो पाती हैं। यहाँ पे जो परजीवी पौधे हैं, इसमें हमें आर्किड एवं ब्रोमीलायड, ये 2 मुख्य परजीवी पौधे हैं। इसको ध्यान देने योग्य बात है ये बिल्कुल। यहाँ पे दिया है कि वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, यानी वन्य जीवों की बहुत संख्या अधिक भी रहती है और उनमें जो वन्य जीव यहाँ पे होते हैं, बहुत काफ़ी अधिक विविधता भी देखने को हमें मिलती है। इसमें टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले भी पक्षी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे और इनमें जो उनकी चोंचें होती है, दिया है कि चोंचें काफ़ी लंबी होती हैं, बड़ी चोंचें होती हैं ताकि वो अपने भोजन को आसानी से पकड़ सकें। देखिए, इसमें प्राणियों में हमें बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी पाए जाते हैं यहाँ पे सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोवा, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं सांपों की। तो इस प्रकार के विविध प्रकार के सांपों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां अमेज़न नदी में पाई जाएंगी और जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, यानी बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक देखा जाए तो यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। यहाँ देखते हैं, यह जो मुख्य तथ्य दिया है कि ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का ये पौधा है जो कि अपने पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, यानी उसमें वहाँ के जो मेढक होते हैं उसमें अंडा देते हैं। वर्षावन के निवासी देखते हैं हम। देखिए, वर्षावन के निवासी यानी वर्षावन में किस प्रकार के जीव जंतु या किस प्रकार के वहाँ पे निवास स्थान रहता है। तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट करके अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं। यही करेंगे क्योंकि बहुत सघन वृक्ष है, वन है, तो आखेट ही प्रमुख यहाँ पे देखा जाता है, तो एक कहें कि अर्थव्यवस्था का साधन है यहाँ का। उसके बाद लोग मछलियाँ पकड़ते हैं नदी घाटियों में। जो फसलें वो उगाते हैं जमीन को साफ करके, उनका महिलाएं क्या करती हैं, फसलों का ध्यान रखती हैं। यह मुख्यतः टोपियोका, अनानास, शकरकंद यहाँ पे उगाते हैं और ये मछली का शिकार करना या मिलना अनिश्चित होता है, तो इसमें ये क्या महिलाएं करती हैं, अपनी उगाई गई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। यानी जब उन्हें मांस मिल जाता है, मछली पकड़ लेते हैं, तो उस समय वो उससे अपना पेट भरते हैं और जब नहीं मिल पाता है तो वही जो वनों को साफ करके अन्न उगाए रहते हैं उससे अपना आहार ग्रहण करते हैं। इसमें जो कृषि करते हैं उसे हम नाम देते हैं कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। तो इस प्रकार की कृषि हमारे पूर्वी राज्यों में भी देखने को मिलती है और
और देश के पूरे विश्व के विभिन्न देशों में ये कृषि की जाती है और अलग-अलग नाम दिया जाता है। यानी जो सघन वने घने जंगल हैं, वन हैं, उनको काट करके साफ करके वहाँ पे जो भूमि उनको मिलती है उस पे कृषि करते हैं और तब तक करते हैं जब तक उसका उपजाऊपन बना रहता है। जब जैसे ही उसका उपजाऊपन खत्म होता है तो फिर उस भूमि को छोड़ करके वो दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। फिर उसी सेम प्रक्रिया द्वारा फिर वहाँ के वन साफ करेंगे, उस पे कृषि करेंगे। तो मतलब कर्तन दहन यानी काटना और उसको जलाना फिर उस पे कृषि करना। तो इस प्रकार की कृषि वो करते हैं और विश्व के विभिन्न जो भी सघन वन या जंगल है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए दिया है कि यहाँ पे आलू, यहाँ पे एक फसल पैदा करते हैं आलू की तरह जो जमीन के अंदर होती है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। ये चींटियाँ जो छोटे-छोटे अंडे देती हैं उनको भी खा जाते हैं ये। यहाँ पे काफी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसल भी उगाई जाती है क्योंकि काफी, मक्का और कोको ये सब उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ हैं तो इस प्रकार की जलवायु में ही ये उग सकती हैं। यहाँ पे वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। कुछ लोग मलोका मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढाल वाले होते हैं। यानी मलोका जो होता है इन लोगों का बहुत बड़ा घर होता है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जो जीवन है धीरे-धीरे बदल रहा है तकनीकी के विकास की वजह से, जो आधुनिक लोगों के संपर्क में आने की वजह से भी। देखिए पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंच संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए यहाँ हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग किया जाता है। लोग इससे संपर्क करना चाहते हैं इस अमेजन जंगल के लोगों से। आगे देखते हैं कि विकास की गतिविधियों के कारण यहाँ पे जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसे अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावनों का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। यानी मतलब तकनीकी के विकास की वजह से लोगों का हस्तक्षेप धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो फिर मनुष्य अपने लाभ के लिए इनका विनाश कर रहा है, तो इनकी संख्या क्या है, कम होती जा रही है। और वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण यहाँ की जो मिट्टी की ऊपरी परत है बह जाती है वर्षा के कटाव द्वारा, क्योंकि वर्षा ही अपने जोड़ों द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, उसको पकड़ के बांधे रखते हैं। फिर धीरे-धीरे जब उपजाऊपन खत्म होगा तो वो बंजर भूमि में बदलती जाएगी। आगे हम देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जैसी जलवायु होगी वैसा जीवन होगा। तो देखिए जो गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर ही भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। इस बेसिन का जो अक्षांशीय देशांतर विस्तार दिया है 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य हमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का देखने को मिलता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं इसमें अपवाहित होती हैं। इसमें जैसे सुबनसिरी, धनसिरी ये सारी नदियाँ आती हैं, तो ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं और ये दोनों की सहायक नदियाँ मिलकर के हमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण देखने को मिलता है। यहाँ देखिए दिया है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। देखिए ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकल के जाती है, इसमें बहुत सारी नदियाँ, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, सोन, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदी इधर से आती हैं। और ब्रह्मपुत्र ऐसे देखिए यहाँ से मानसरोवर झील से होते हुए तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश करते आके बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। तो गंगा नदी से मिलके इनका संयुक्त जलधारा यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती हैं। तो इससे ये पूरे विश्व का कहें कि सुंदरवन का डेल्टा है जो पूरे बस विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सबसे विश्व के पूरे सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करते हैं ये दोनों नदियाँ मिल करके। आगे हम देखते हैं देखिए इस बेसिन की विशेषताएं हैं कि देखिए मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। चाप झील जो कि हम अगले पिछले वाले जो अध्याय पढ़े हैं उसमें पढ़े कि चाप झीलें क्या होती हैं, जो नदी विसर्पण बनाती है और वही विसर्पण कभी कट करके अलग हो जाता है, तो वही जो उसके एक झील का निर्माण होता है जो जल बचा रहता है, तो वही जल का क्षेत्र कहलाता है चाप झील। आगे देखते हैं यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में यहाँ पे ठंडी पड़ती है। तो यहाँ पे जो इसका जल भराव क्षेत्र है नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में काफी सूख जाती हैं, जल का अभाव होता है। नदियाँ का जो घाटी है बस उसमें जल भरा रहता है। जैसे जैसे मानसून आता जाता है वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में जल से भर जाती हैं। देखिए बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है।
तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि ढाल बहुत अधिक है तो वहाँ पे वो अनुकूल नहीं है मानव बसाव के लिए। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों से निकल रही है वहाँ पे कम लोग हैं और इसके मैदानी क्षेत्र में सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे हमें जनसंख्या का सघन बसाव देखने को मिलेगा। यहाँ जो है जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है और जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ है वहाँ पे कृषि कार्य काफ़ी सरल होगा, करने के लिए काफ़ी लाभदायक भी होगा। तो फसल उगाने के लिए क्या है, यहाँ पे समतल भूमि भी उपलब्ध है। तो यहाँ के लोग मुख्यतः व्यवसाय देखा जाए तो कृषि, यानी कृषि कार्य में अधिकांश लोग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं और धान यहाँ की मुख्य फसल है। धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, तो इस नदी बेसिनों में जल पर्याप्त रूप में मिल जाता है धान की खेती करने के लिए। यहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं, जैसे धान के साथ साथ गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पे गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे केले के भी बागान देखने को मिलते हैं। इसमें हम पश्चिम बंगाल देखें एवं असम, तो असम और पश्चिम बंगाल चाय के बागान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बिहार एवं असम में कुछ भागों में सिल्क के कीड़े यानी जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, उनका उत्पादन किया जाता है। मंद ढाल वाले जो पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं, उन पे वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं, वेदिकाएँ यानी सीढ़ियाँ बना करके। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें सीढ़ी बना करके, ताकि मृदा कटाव भी ना हो सके और इस पे यदि कुछ कुछ समतल भूमि मिल रहा है तो इस भागों में वो क्या करते हैं, ऐसे वेदिकाएं बना करके उस पर कृषि कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक शब्दावली दी है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसका अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोगों की संख्या है, तो वो उसका घनत्व कहलाता है कि हाँ ये इसका इतना घनत्व है। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है कि विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में हमें सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी हमें देखने को मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी क्षेत्र, इसमें घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। जो डेल्टा क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, उसमें मैंग्रोव वन अधिकांश संख्या में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो डेल्टा क्षेत्र है काफ़ी लवणीय हो जाती है मृदा वहाँ की, तो लवणीय क्षेत्र में उपयुक्त होता है मैंग्रोव वनस्पति के लिए, इसलिए हमें उस क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पतियाँ ही अधिकांशतः देखने को मिलती हैं। आगे दिया है कि उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की जो ठंडी जलवायु है एवं तीव्र ढाल वाले भागों में हमें वहाँ पे चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ देखने को मिलेंगे। ये ठंडे प्रदेशों की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे धान की कृषि करते हुए महिलाओं को दिखाया गया है। यहाँ पे असम में चाय के बागान में काम करती हुई महिलाएं। देखिए आगे है कि जो बेसिन है, बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले सारे जीव हैं। इसमें एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, असम वाले भाग में। डेल्टा के क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल भी पाए जाते हैं। नदी के जो साफ जल है, जो झीलें एवं बंगाल के खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। तो इन जलीय जीवों में हो जाता है क्या, रोहू, कतला एवं हिल्सा, ये सारे मछलियों की प्रजातियां हैं जो लोगों को वहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा बहुत इनको लोकप्रिय इनका मांग रहता है खाने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ का मुख्य भोजन जो वहाँ का लोकप्रिय वो है मछली एवं चावल। ये देखिए एक सिंग वाला गैंडा दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए वेदिका कृषि दिखाई गया, स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है बट ये जो है ये वेदिका यानी ये ढलान है, तो इसमें काट करके इस स्थानों को काट करके ये सीढ़ीदार इसको कर करके और इस पे कृषि करते हैं, ताकि सीढ़ीदार रहेगा तो जल का बहाव बहुत तेजी गति से नहीं होगा, स्लो हो जाएगा तो मृदा का अपरदन भी कम होगा और इस पे उतरने चढ़ने के लिए भी आसानी होगा, ताकि कृषि कार्य करना संभव हो सके। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एक मुख्य तथ्य है, ध्यान रखना आवश्यक है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के ऑल जल में एक प्रकार की जो है डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, सूसू। स्थानीय नाम है इसका, इस डॉल्फिन का, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, ये है सूसू। इसे कहा अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है, शायद अंधी होगी इसलिए इसको अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, यानी सूसू है मतलब जल शुद्ध है, नहीं है मतलब प्रदूषित हो गया, इसलिए उसमें नहीं सर्वाइवल कर पाती हैं, खत्म हो जाती हैं अशुद्ध जल में। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अंधे डॉल्फिन को दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ दिया है
ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र है, इसके मैदान में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। जैसे गंगा नदी के किनारे बात करें कि गंगा नदी के तट पे कौन-कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं, तो वो स्थित है इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता। जैसे ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, लगभग गंगा नदी के तट पे हमें देखने को मिलते हैं। और इन्हीं शहरों की वजह से उनका जो उद्योगों का और आवासीय क्षेत्रों में गंदा पानी बह के जाता है, तो जिससे ये नदी को काफ़ी प्रदूषित कर रहा है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। सुविकसित तंत्र यानी इसमें आप देख सकते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इसमें यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, रेल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। और तटीय क्षेत्रों में जल मार्गों का यातायात का जो प्रभावशाली माध्यम है, इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि जल यातायात है, काफ़ी वो सरल भी होता है और कम लागत में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है और मैदानी क्षेत्रों में बड़े-बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में ही हमें हवाई पत्तन देखने को मिलेंगे, जिससे कि हम वायुमार्ग द्वारा यात्रा कर सकते हैं। तो लगभग जल, स्थल व वायु तीनों मार्ग यहाँ पे विकसित देखने को मिलेंगे हमें गंगा ब्रह्मपुत्र के जो बेसिन क्षेत्र है। देखिए, पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पर्यटन मतलब घूमने के लिए भी लोग यहाँ पे इस बेसिन में आते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे जो शहर हैं, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं कहीं न कहीं। जैसे इसी में एक महाकुंभ धार्मिक समारोह है, जो कि गंगा व यमुना के संगम पे हमें इलाहाबाद में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये भी पर्यटन का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। पर्यटन के लोग इसको देखने के लिए, या ऐसे ही जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है, वो भी बहुत सुंदर है। तो वहाँ भी देखने के लिए लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं। फिर आगरा में यमुना किनारे स्थित जो ताजमहल है, इलाहाबाद में हमें देखें वो संगम की यात्रा के लिए लोग, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत सारे बौद्ध स्तूप हैं। इस प्रकार से इन्हीं क्षेत्रों में प्राकृतिक से लेकर के ऐतिहासिक स्थल तक, जैसे लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, ये सारे के सारे बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में। तो ये चैप्टर हमारे यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।